दोस्तों आज के कलयुगी दौर में जो ज़्यादातर कत्ल हो रहे हैं उस कत्ल के पीछे अगर हम देखें तो ज़मीन नहीं है, पैसा नहीं है, बल्कि जो तीसरी मिसाल है यानी ज़र ज़ोरू ज़मीन। तो इसमें जो दूसरा वाला नाम है ज़ोरू, ये ज़्यादातर हमें देखने को मिल रहा है आजकल के क्राइम में। ज़्यादातर जितने भी मर्डर हो रहे हैं, जितने भी ऐसे क्राइम हो रहे हैं कि जिसको सुन के इंसान की रूह कांप जाए, वो ज़्यादातर जो क्राइम हो रहे हैं रिश्तों में हो रहे हैं। और इन सब के पीछे अगर पुलिस छानबीन करती है और पुलिस जब खुलासा करती है तो यही चीज़ें निकल के आती हैं कि अवैध संबंध ऐसे बनते हैं कि जिसकी वजह से किसी व्यक्ति की हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदगी की लीला समाप्त हो जाती है। और दोस्तों इसके पीछे ये जो प्रेमी जोड़ा होता है, यूँ कहें कि ऐसी प्लानिंग करता है, इतनी असाधारण तरीके से ये किसी व्यक्ति का मर्डर कर देते हैं। उसके बाद में इनको लगता है कि ये पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि कातिल कितनी ही ज़्यादा चालाकी, कितनी ही ज़्यादा सतर्क होकर क्राइम करे, लेकिन दोस्तों क्राइम होता है। और ये पुलिस की नज़र से थोड़ा डीले तो हो सकता है, लेकिन कभी ओझल नहीं हो सकता। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि जो कातिल होता है ये मात्र 12 घंटे के अंदर ही पकड़ा जाता है, कभी कभी 24 घंटे, कभी कभी 48 घंटे का समय लग जाता है, कभी कभी अगर हम लोग देखते हैं तो हफ्ता भर का समय लग जाता है, यानी महीने 2 महीने। और कुछ केसेस ऐसे भी रहे जिसमें कातिल को 30 साल के बाद में सज़ा दिलाई गई है। और ये सब एक मिसाल है उन लोगों के लिए जो लोग क्राइम करते हैं कि क्राइम करने वाला भले ही कितनी ज़्यादा चालाकी से क्राइम करे, वो पुलिस की गिरफ्त से कभी बच नहीं सकता। और दोस्तों आज की कहानी सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोग को सुनाऊंगा, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं, मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाज़िर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों आज की जो कहानी, आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना है उन्नाव की। और दोस्तों उन्नाव में एक थाना पड़ता है मोरबा थाना। और दोस्तों इसी मोरबा थाने के अंतर्गत एक गांव आता है दृगपालगंज, मजरा असरेंदा जिसको बोलते हैं। और दोस्तों इसी दृगपालगंज के अंदर एक व्यक्ति रहते हैं जिनका नाम है बिंद्रा। जो दोस्तों जो बिंद्रा है ये 1/6/2024 यानी कि 1 तारीख को सुबह सुबह जब ये अपने घर पे उठते हैं तो उसके बाद में जब ये कमरे के अंदर जाते हैं तो देखते क्या है कि इनके घर के अंदर चीख पुकार मची हुई है। और इनकी जो बहू है, जिस बहू का नाम रेखा, ये ज़ोर ज़ोर से रोने लग रही है। अब जो ससुर होते हैं ये कमरे के अंदर पहुंचते हैं कि क्या हुआ, बहू सुबह सुबह क्यों रो रही हो। तो जैसे ही अपने बेटे जिसका नाम बेचलाल होता है, जिसकी उम्र 35 साल के आसपास है, उसकी तरफ देखते हैं, इनके तो पाँव तले से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल जो बेचलाल है ये बेड पर बेसुध पड़ा हुआ है और इसके गले पर किसी ने कई बार प्रहार किया है, जिसकी वजह से इसकी मौके पे ही मौत हो गई है। अब दोस्तों जो बिरंदा होते हैं तुरंत मोरबा थाने पुलिस स्टेशन में कॉल करते हैं। पुलिस स्टेशन में कॉल करने के बाद में सारी बात बताते हैं कि इस तरीके से हो गया। गाँव का नाम बताते हैं दृगपालगंज। उसके बाद में जैसे ही पुलिस ये बात सुनती है तो पुलिस के भी पाँव तले से ज़मीन खिसक जाती है कि उनके ही थाने के अंदर आखिर इस तरीके का क्राइम हो गया कि घर में घुसकर किसी ने हत्या कर दी। अब दोस्तों पुलिस तुरंत अपनी गाड़ी उठाती है, एक टीम पुलिस की बनाई जाती है। उसके बाद में वो टीम वहाँ पर पहुँचती है। और दोस्तों जब बेचलाल की हत्या की खबर पूरे गांव के अंदर फैलती है तो पूरे गांव के अंदर सनसनी मच जाती है। हर कोई ये बातें कर रहा था कि आखिर बेचलाल की हत्या कोई उसके घर के अंदर घुस के कैसे कर सकता है। आखिर बेचलाल की किसी से क्या दुश्मनी थी कि जिस वजह से किसी ने उसकी बहुत ही बेरहमी के साथ में हत्या कर दी। अब दोस्तों उसके बाद में पुलिस मौके पर पहुंचती है। जो लोगों की भीड़ होती है उस भीड़ को बचाते हुए पुलिस आगे बढ़ती है। और उसके बाद में पुलिस उस कमरे के अंदर पहुंचती है जिस कमरे के अंदर बेचलाल का शव पड़ा हुआ था। उसके बाद में पुलिस बहुत ही बारीकी से उस पूरे कमरे का मुआयना करती है। वहाँ से जो कुछ साक्ष्य होते हैं, जो कुछ सबूत होते हैं, पुलिस वो जुटाने की कोशिश करती है। लेकिन जितने भी सबूत मिलते हैं वो नाकाफ़ी थे, जिससे ये पता लगाना या फिर अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि कातिल कौन है। उसके बाद में पुलिस उस शव को अपनी कस्टडी में लेती है और शव को सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। और इधर दोस्तों पुलिस जिस व्यक्ति जिसका नाम बिंद्रा, उससे पूछताछ करती है कि तुम्हारे बेटे की हत्या हो गई और तुम्हें किसी के ऊपर कोई शक है क्या, या फिर सुबह सुबह तुम जब रूम में आए तो तुमने क्या देखा। तो जो बिरंदा होते हैं ये पूरे बयान पुलिस वालों को अपने लिखवाते हैं और कहते हैं कि साहब मेरे बेटे की तो ना तो किसी से कोई दुश्मनी थी, ना तो उसका किसी से कोई लड़ाई झगड़ा था, और ना तो उसका किसी से कोई पैसों का लेन देन था। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि उसके बेटे की हत्या किसने कर दी। उसके बाद जो पत्नी होती है रेखा, इसके भी बयान लिखवाए जाते हैं। रेखा भी अपने बयान लिखवाती है कि सुबह सुबह जब वो सो के उठी, हालांकि शाम को वो अपने पति के साथ ही सोई थी खाना वाना खाकर, लेकिन जैसे ही सुबह वो उठती है क्योंकि वो अपनी बेटी के साथ सोई थी तो उसके तो पाँव तले से ज़मीन खिसक जाती है। उसका जो पति है बेचेलाल, उसकी किसी ने गला काट कर हत्या कर दी है। लेकिन दोस्तों पुलिस के सामने
भले ही ये लोग अपने बयान लिख पा रहे थे, लेकिन पुलिस के सामने बड़ी असमंजस थी। अब पुलिस ये देख रही थी कि जो रेखा है इसी कमरे में सो रही थी और कोई अज्ञात व्यक्ति घर में घुसा, इस कमरे में घुसा। उसके बाद में बेचलाल की हत्या की गई, गला काट कर हत्या की गई। क्या बेचलाल चीखा नहीं, चिल्लाया नहीं? क्या इस महिला के कानों में एक भी आवाज़ नहीं पहुंची? पुलिस के सामने सवाल कई थे, लेकिन जवाब कोई नहीं। उसके बाद में पुलिस इन सारे लोगों के बयान लिखवाने के बाद में इस केस की आगे से छानबीन शुरू करती है। सबसे पहले आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की जाती है कि यहाँ से किसी ने आते देखा किसी को जाते देखा यहाँ पे, या फिर हाल फिलहाल में बेचलाल की किसी से कोई झगड़ा हुआ हो जिसके बारे में घर वालों को ना पता हो, शायद मोहल्ले वालों को किसी को पता हो। लेकिन सारे ही लोग कहते हैं कि साहब 1/6/2024 को हमने ना तो किसी को आते देखा ना जाते देखा, और बेचलाल की ना तो किसी से कोई लड़ाई ना किसी के साथ में कोई झगड़ा, इस तरीके की चीज़ें हमने तो देखी ही नहीं। उसके बाद में पुलिस सारे लोगों के बयान लिखवाने के बाद में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर और पुलिस इस केस की छानबीन शुरू करती है। इधर दोस्तों पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है और रिपोर्ट में ये खुलासा हो जाता है कि जो बेचलाल है इसके गले पर किसी धारदार हथियार को कई बार चलाया गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। अब दोस्तों जो शव था ये शव परिवार वालों को सौंप दिया जाता है और उसके बाद में पुलिस अपनी छानबीन करती है। दिन ब दिन गुजरते चले जाते हैं, लेकिन पुलिस के हाथ चारों तरफ से खाली थे। उसके बाद में पुलिस के दिमाग में एक आइडिया आता है। पुलिस को लगता है कि जो महिला है, जो बेचलाल की पत्नी है, शायद ये झूठ बोल रही है, क्योंकि इसके जो जवाब थे वो भी उल्टे सीधे थे। जिस तरीके की ये बातें बता रही कि अपने पति के साथ में सोई थी कमरे के अंदर, उसके कमरे के अंदर कौन आया कौन गया, किसने हत्या की, इस बारे में उस रेखा को बिल्कुल भी नहीं पता। इसलिए पुलिस अब रेखा का मोबाइल नंबर लेती है और उसके मोबाइल नंबर का CDR निकाला जाता है। अब दोस्तों जब रेखा के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल निकाली जाती है तो उस कॉल डिटेल में एक नंबर ऐसा मिलता है जो संदिग्ध होता है। अब पुलिस वाले उस नंबर के बारे में छानबीन शुरू करते हैं। अब दोस्तों जैसे ही उस नंबर के बारे में छानबीन शुरू की जाती है तो पता चलता है कि ये जो नंबर है ये किसी संजय कुमार के नाम के व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड है। अब संजय कुमार कौन है, पुलिस के लिए ये बड़ा सवाल था। अब इसलिए दोस्तों पुलिस संजय कुमार की तलाश शुरू करती है। अब जब संजय कुमार के बारे में डिटेल निकाली जाती है तो पता चलता है जो संजय कुमार है ये सदौली गाँव का रहने वाला है, थाना है बछरावा और रायबरेली के ये एरिया का रहने वाला है, और इसके पिता का नाम है रमेश कोरी। अब दोस्तों संजय कुमार के बारे में जब पुलिस को पूरी डिटेल मिल जाती है तो पुलिस जो थी वो सबसे पहले संजय कुमार को गिरफ्तार करती है और इसे उठाकर सीधा पुलिस थाने लेके आती है। और दोस्तों पुलिस थाने में लाने के बाद में संजय कुमार से पुलिस पूछताछ करती है, और पुलिस जब इससे पूछताछ करती है तो शुरुआत में तो ये पुलिस को घुमाने की कोशिश करता है। पुलिस से कहता है कि साहब कहाँ मैं कहाँ ये, और किस तरीके से मैं उसकी हत्या कर सकता हूँ, आप बेबुनियाद मुझे फंसा रहे हैं। लेकिन दोस्तों पुलिस बहुत अच्छे से जानती थी कि जो संजय है ये पुलिस के सामने झूठ बोल रहा है। उसके बाद में पुलिस संजय को फ्रंट सीट पर बिठाल कर जब इसे सख्ती से पूछताछ करती है तो संजय टूटता है, और टूटने के बाद में एक अजीब कहानी सुनाता है। दरअसल संजय बताता है कि जो बेचलाल की पत्नी है रेखा, वो उसके साथ में लगभग 3 सालों से अवैध रिश्तों में है, और 3 सालों से जब वो अवैध रिश्तों में आते हैं इनका मिलना मिलाना होता है, दोस्ती होती है, दोस्ती प्यार में बदल जाती है। उसके बाद में इन दोनों का मिलना मिलाना होता है। जब भी बेचलाल घर पर नहीं होता था तो उसी समय जो रेखा होती थी संजय को कॉल करती थी, तुरंत उसे अपने घर पर बुलाती थी। उसके बाद में इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनते थे, और दोस्तों लगातार जब इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनना शुरू होते हैं तो उसके बाद फिर कभी रुकने का नाम नहीं लेते। शारीरिक संबंध बनने लगे थे, लेकिन दोस्तों शारीरिक संबंध बनाने के बावजूद भी इन लोगों को रुकना नहीं था। दरअसल जो संजय था और जो रेखा थी ये दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन इस शादी के अंदर अगर कोई रोड़ा बन रहा था तो बेचलाल बन रहा था। इसलिए ये लोग प्लानिंग करते हैं कि बेचलाल को ही इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए विदा कर दिया जाए, क्योंकि ना बेचलाल होगा ना उनकी शादी में रोड़ा बनेगा। उसके बाद में ये एक ऐसी प्लानिंग करते हैं, और प्लानिंग भी इस तरीके से करते हैं ये कि इनको ये यकीन होता है कि वो पकड़े नहीं जाएंगे। उसके बाद में 30 तारीख के आसपास ये प्लानिंग करते हैं, और 1/6/2024 को जब शाम को बेचलाल खाना वाना खाकर अपने घर में सो जाता है तो उसी समय जो रेखा होती है तुरंत संजय कुमार को कॉल करती है, और कॉल करने के बाद में कहती है कि उसका जो पति है वो सो चुका है, तुम बस आ जाओ। अब उसके बाद में जो संजय कुमार होता है एक फरसा लेता है, और फरसा लेने के बाद में इस रेखा के घर पे पहुंच जाता है। रेखा के घर पे जब ये पहुंचता है तो देखता क्या है कि जो बेचलाल है उम्र 35 साल के आसपास है, ये सोया हुआ है, उसके बराबर में उसकी बेटी सोई हुई है। अब रेखा जो थी वो गेट खोलती है, गेट खोलने के बाद में इस संजय को रूम के अंदर लेके जाती है। उसके बाद में संजय जो होता है एक धारदार फरसा अपने पास से निकालता है, और उसके बाद में बेचलाल के गले पर एक बार नहीं बल्कि कई बार चला देता है, जिसकी वजह से बेचलाल की मौके पे ही मौत हो जाती है। अब दोस्तों बेचलाल की मौत हो चुकी थी। उसके बाद में ये जो महिला थी रेखा, ये संजय से कहती है कि तुम चुपचाप निकल जाओ और इस फरसे को जाकर कहीं छुपा देना।
और इस कत्ल को मैं पूरी तरीके से डील कर लूँगी, मैं लगने ही नहीं दूँगी कि इसमें हमारा कोई हाथ है। उसके बाद में ये अपनी बेटी जो बगल में सो रही थी उसके बराबर में सो जाती है और उसके बाद में सुबह को चीखने चिल्लाने लगती है। अब जैसे ही ये बात फैमिली वालों को पता चलती है, फैमिली वाले पुलिस को फ़ोन करते हैं और दोस्तों पुलिस जब इस पूरे मामले में छानबीन करती है तो इस पूरे केस का खुलासा हो जाता है। और खुलासा होने के बाद में जब इस दरिंदी पत्नी की सच्चाई लोगों को पता चलती है, जब इसका असली चेहरा लोगों को पता चलता है, तो लोग अपने कानों पर हाथ रख देते। लोग यही सोच रहे थे कि इस महिला के अवैध संबंध थे, वो तो ठीक था, लेकिन आखिर ये अपने पति की हत्या कैसे कर सकती है। बहरहाल दोस्तों, इस तरीके के जो केसेस होते हैं ये शर्मसार करने वाले होते हैं, रिश्तों को तार तार करने वाले होते हैं। अगर किसी को किसी के साथ में रहना नहीं है तो हमारा संविधान हमको इजाज़त देता है कि हम लीगल तरीके से एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, लेकिन किसी की जान लेकर उसकी हत्या कर कर उससे अलग होना, ये कहाँ का इंसाफ है। किसी पिता की औलाद चली गई, किसी माँ का कलेजे का टुकड़ा चला गया, और इस महिला का क्या गया। लेकिन दोस्तों ज़रा सोचिए कि इस महिला ने हत्या की, लेकिन इसकी जो मासूम सी बेटी है उसका क्या दोष है। उसके पिता की हत्या हो चुकी है, माँ जो है वो अब जेल के अंदर गुजारेगी सारी ज़िंदगी। अब दोस्तों संजय और इस रेखा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है और इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। जिस तरीके से भी इनके ऊपर दोष निकल के आते हैं उसके हिसाब से इन लोगों को सज़ा मिलेगी। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन आप लोग के जो भी कमेंट्स आए हैं, अब वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़े जाएं। सो दोस्तों, हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स आए इसमें साजिद हैं, लिखते हैं एक्सप्लेन, तो भैया आपका शुक्रिया। तिरछी बात यानी सुदेश कुमार जी, हमारे बहुत बड़े क्राइम स्टोरी में सुनाने में काफ़ी बड़ा नाम है इनका, तो सुदेश कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लिखते हैं गुड, बहुत अच्छी बात है, लगातार काम करते रहिए, तिरछी बात करके इनका चैनल है, तो सुदेश कुमार जी आपका शुक्रिया। उसके बाद में विनोद उपाध्याय जी हैं, लिखते हैं मलिक जी नमस्कार, कहानी अच्छी लगी, गुड जॉब मलिक जी। तो विनोद उपाध्याय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। AS 617 यानी अनिल सालुंखे जी हैं, लिखते हैं शावेज जी इस चैनल पर 300 एपिसोड हो गए हैं, उसके लिए आपको मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशन। ऐसे ही मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करते रहिए, एक दिन आपको सफलता बहुत बड़ी मिलेगी। तो अनिल सालुंखे जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अनुज गोदारा जी हैं, लिखते हैं नमस्कार सर जी, नाइस स्टोरी, आपकी मेहनत आपकी किस्मत रंग लाए। तो अनुज गोदारा जी आपका शुक्रिया। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये गीत कल्याण करके आईडी है, लिखते हैं गुड स्टोरी ब्रदर, तो भैया आपका शुक्रिया। उसके बाद में दिल बहादुर सिंह हैं, लिखते हैं थैंक यू मिस्टर मलिक, हैप्पी बर्थडे योर बेबी फ्रॉम लंदन। तो दिल बहादुर सिंह जी आपने मेरी बेटी की जन्मदिन की बधाई दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पूजा पाल हैं, लिखते हैं नाइस स्टोरी भैया जी, मैं पूजा रवि पाल अहमदाबाद गुजरात से, तो बहन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में सुरेंद्र शर्मा है, लिखते हैं राम राम भाई, तो भैया राम राम, लिखते हैं नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से, तो सुरेंद्र कुमार जी आप विजयनगर राजस्थान से हमारी कहानी सुनते हैं, आपका शुक्रिया। सेंट जेल बीकानेर से सुनील चौधरी जी हमारी कहानी सुनते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में सूरज गिलानीस करके आईडी है, लिखते हैं आवाज़ सही नहीं आ रही है, तो कल की वीडियो में थोड़ा माइक का प्रॉब्लम हो गया था, तो उसके लिए मैंने आपसे माफ़ी भी मांगा था। राज रावत हैं, लिखते हैं आजकल क्या हो गया है, औरतों को सेक्स के पीछे भागते रहते हैं, आधे से अधिक क्राइम सेक्स के लिए हो रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात कही आपने, जो भी क्राइम हो रहे हैं उसके पीछे अवैध संबंध है, वो मेन वजह यहाँ पर निकल के आ रही है। तो दोस्तों ये थी कहानी, पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से मैंने आप लोग को सुनाई है। कहानी में कुछ खामियाँ हों, कुछ गलतियाँ हों तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों से ही हम सीखते हैं और आप लोग एक तरीके से हमारी फैमिली की तरह हैं। अपने कमेंट्स करिएगा, किसी को बर्थडे विश करना चाहते हैं, किसी को किसी की सालगिरह की बधाई देना चाहते हैं तो ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।